ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए आपके ही किताब एवं अन्य कई स्रोतों से व्यष्टि एवं समष्टि जिसे कि सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं के बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जिसे ध्यान से देखिए। साथ ही लाइक, शेयर एवं कमेंट्स जरूर करिए तथा नए विद्यार्थी सब्सक्राइब अवश्य करें एवं अपने साथियों तक पहुंचाने का कृपा करें, जिससे कि अन्य लोग भी, आपके अन्य साथी भी इसका लाभ उठा सकें। अब प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है किस अर्थशास्त्र में किसी एक इकाई के व्यवहार, उपभोक्ता, फर्म या साधन का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। तो सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका विश्लेषण करते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। अगला प्रश्न, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में माइक्रो शब्द किस भाषा से बना है? तो माइक्रो शब्द बना है आपको ग्रीक भाषा से, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक घटनाओं तथा उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया का अध्ययन है तथा इसमें विशिष्ट आर्थिक मात्राएं एवं उनका निर्धारण भी संभव है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन है प्रोफेसर बोल्डिंग का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग, प्रोफेसर बोल्डिंग। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यह देखता है कि अर्थव्यवस्था के विशेष भाग में क्या होता है। यह किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है स्टोनियर एवं हेग के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। किस अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है? तो कीमत सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र को, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला, सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कीमत सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत दोनों के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। निम्न में कौन सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घ, परस्पर निर्भरता। यह जो है व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है। अगला, किस अर्थशास्त्री ने सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र को स्वहित को महत्वपूर्ण बताया है? किस अर्थशास्त्री ने सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है, को स्वहित महत्वपूर्ण बताया है? स्वहित को महत्वपूर्ण बताया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ, ऑप्शन ख। व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का नहीं बल्कि इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किनका है? तो यह कथन है प्रोफेसर बोल्डिंग का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था को संपूर्णता में देखता है। यह किनका मानना है? तो यह मानना है स्टोनियर तथा हेग का, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। किसने विश्लेषण दिया कि व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समाज के आय, उत्पादन तथा एवं वितरण का विवरण मिलता है? तो यह जो है प्रोफेसर एफ केने के द्वारा ने दिया था, यानी एफ केने, ऑप्शन हो जाएगा घ। अर्थशास्त्र की पुस्तक जेनरल थ्योरी किनके द्वारा लिखा गया है?
तो जनरल थ्योरी प्रोफेसर J.M. केन्स के द्वारा, प्रोफेसर J.M. केन्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। प्रोफेसर केन्स ने अर्थशास्त्र की पुस्तक जनरल थ्योरी को कब लिखा? तो उन्होंने इसे 1936 में लिखा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। निम्न में कौन व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं में नहीं है? तो इनमें जो है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का अध्ययन, यह जो है व्यापक का नहीं है बल्कि जो है सूक्ष्म का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का अध्ययन। व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व किस विश्वव्यापी मंदी के बाद बढ़ता गया? तो इसका महत्व 1930 के विश्वव्यापी मंदी के बाद बढ़ता गया, ऑप्शन क। WTO का विस्तार रूप क्या है? तो WTO का विस्तार रूप होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई, यानी 1 जनवरी 1995, ऑप्शन घ। सूक्ष्म एवं व्यापक आर्थिक विश्लेषण के परस्पर संबंधों के बारे में किसने कहा कि वास्तव में सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में परस्पर कोई विरोध नहीं है, ये दोनों अत्यंत आवश्यक हैं? तो इस जो है प्रोफेसर सैमुएलसन ने कहा था, प्रोफेसर सैमुएलसन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबोधन किससे होता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबोधन होता है व्यक्तिगत इकाई से, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? तो व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध है बड़े या संपूर्ण से, यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा क। मार्शल ने किसकी व्याख्या प्रस्तुत की? तो मार्शल ने प्रस्तुत की थी उपभोक्ता व्यवहार की और फर्म के संतुलन की, और इस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ, विकल्प ख एवं ग दोनों की। आगे, केन्स ने किसकी व्याख्या की? तो केन्स ने आय तथा रोजगार की व्याख्या की, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, आय तथा रोजगार। निम्न में अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है? तो अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है उत्पादन के लिए वस्तुओं के चुनाव का, उत्पादन करने के ढंग का, समाज के सदस्यों के बीच उसके वितरण की, यानी सभी है, सभी इसकी समस्याएं हैं, यानी ऑप्शन घ। उत्पादन संभावना रेखा क्या बताती है? तो उत्पादन संभावना रेखा बताती है अपने सारे साधनों के प्रयोग एवं वर्तमान तकनीक के सहारे किसी वस्तु की अधिकतम मात्रा का उत्पादन, और ख में है दो वस्तुओं के संयोग की कितनी अधिक मात्रा का उत्पादन, यानी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन क एवं ख दोनों, यानी ऑप्शन ग हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला, दिए गए विकल्प के अनुसार अवसर लागत क्या होता है? तो अवसर लागत होता है खोया हुआ अवसर, वैकल्पिक लागत या हस्तांतरण आय, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख।
उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन जो है आपको सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। प्रोफेसर केन्स ने किस अर्थशास्त्र को लोकप्रिय बनाया? तो प्रोफेसर केन्स ने बनाया है आपको व्यापक एवं समष्टि अर्थशास्त्र को, नहीं ऑप्शन हो जाएगा क। प्रोफेसर केन्स का आय एवं रोजगार सिद्धांत किस अर्थशास्त्र का अभिन्न अंग है? तो यह भी हो जाएगा व्यापक एवं समष्टि, यानी ऑप्शन क। समग्र संपूर्ण राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल निवेश, कुल रोजगार का संबंध किस अर्थशास्त्र से है? जहां पर भी समग्र आ जाए, कुल आ जाए, पूर्ण आ जाए तो यह जो है समष्टि अर्थशास्त्र यानी व्यापक हो जाता है, यानी यह हो जाएगा आपको ऑप्शन ख। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र है, तो व्यष्टि तथा समष्टि दोनों अर्थशास्त्र जो है एक दूसरे के पूरक हैं, यानी परस्पर पूरक, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है? तो आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है F.H. नाइट ने, F.H. नाइट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। एक उत्पादन संभावना रेखा चुनाव की सूची को बताता है, तो यह कथन किनका है? तो यह कथन है सैमुएल्सन का, यानी सैमुएल्सन हो गया ऑप्शन घ। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता क्या है? तो उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है आपको इसमें साधनों का हस्तांतरण भी, साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से होना, पूर्ण रोजगार की स्थिति, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन घ। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है? तो यह जो है बुनियादी समस्या हो गया, किस वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, ये सभी जो है बुनियादी समस्याएं हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। आर्थिक समस्या को बताने वाले वक्र का क्या नाम है? तो आर्थिक समस्याओं को बताने वाले वक्र का नाम है उत्पादन संभावना वक्र, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऊपर से नीचे, यानी ऑप्शन ख। उत्पादन संभावना वक्र किस ओर होता है? तो उत्पादन संभावना वक्र की दिशा कहा जाए तो दिशा होता है अक्ष की ओर, न तो दर, यानी ग, अक्ष की ओर न तो दर। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता क्या है? तो उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है आपको साधनों का उपयोग, पूर्ण कुशलता से पूर्ण रोजगार की स्थिति, साधनों का हस्तांतरण, यह आपको इससे पहले भी क्वेश्चन था, यानी इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम सूक्ष्म एवं व्यापक शब्द का प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया? तो इसका प्रयोग किया था रेगनर फ्रिश ने, रेगनर फ्रिश, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। और आगे चलने से पहले आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया जो भी हमारे अभी विद्यार्थी अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे कर लें, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर बना सकूं।
अब चलिए आगे चलते हैं। रेगनर फिश ने सर्वप्रथम सूक्ष्म एवं व्यापक शब्द का प्रयोग कब किया? तो उन्होंने इसका प्रयोग किया था 1933 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। और इसी के साथ आज का हमारा यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। आगे मैं आप लोगों के लिए इससे बेहतर प्रश्नों का संग्रह लेकर आऊँगा। धन्यवाद।